Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 15 July of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उनका आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं और जो लोग जवाब देते हैं हमें अच्छा लग रहा है कि वो लोग जवाब दे रहे हैं और हर कोई हर क्वेश्चन का जवाब दे। क्या कहते हैं कि कुछ कुछ पार्ट क्वेश्चन के ना दें, सारे क्वेश्चन जो हम पूछें उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है PMJDY जो है योजना, उसका फुल फॉर्म आप बताइए। PMJDY जो योजना है वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की, उसके बारे में आप बताएं कि ये कहते हैं इसका फुल फॉर्म बताएं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं UGC के रीसेंट चेयरमैन कौन है। UGC के चेयरमैन कौन है इस वक्त। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा का आता है क्वेश्चन कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, किस स्टेट में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप इन तीन क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली आती सेंट्रल लिमिट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशंस की। क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं HRD मिनिस्टर ने क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं जो ऑनलाइन स्कूल सेशंस जो होंगे उसके बारे में ड्यूरेशन तय कर दी है कि किस क्लास तक कितने होंगे। इसी को प्रज्ञाता गाइडलाइन फैक्टर कहा जा रहा है कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस होंगी जो हर क्लास के बच्चों के लिए एक गाइडलाइंस होगी कि कितने घंटे उनकी क्लास चलेगी और कितना ब्रेक होना चाहिए हर सेशन के बीच में। तो इसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है। इसमें कहा गया है स्कूल्स कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैक्सिमम 1.5 आवर्स पर डे। क्या कहते हैं कि 1.5 घंटा क्लास ले सकते हैं क्लास 1 to 8 के लिए, 3 घंटा पर डे ले सकते हैं क्लास 9 to 12 के लिए। ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस में दिया गया है, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कहा है, HRD मिनिस्ट्री ने कहा है। क्या कहते हैं इसमें यह भी बताया गया किंडर गार्डन, नर्सरी और प्री स्कूल के लिए गाइडलाइंस डोंट रिकमेंड एनी स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। कि जो किंडर गार्डन जो क्लास 1 से छोटी वाले PG KG वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई कि उनका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि पेरेंट्स लें क्या कहते हैं 30 मिनट में और उसके बाद उन्हें 30 मिनट मैक्सिमम क्या कहते हैं लें एजुकेशन, उसके बाद बच्चों को सिखाएं। किंडर गार्डन बच्चे, छोटे बच्चे। तो इनकी गाइडलाइंस देख लेते क्या क्या है। इसमें इसमें बताया गया प्रीलिमिनरी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं PG LKG, उनका 30 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा उनका नहीं होना चाहिए, जिसमें टीचर इंटरेक्ट करेंगे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कैसे उन छोटे बच्चों की क्लास लेनी है। दूसरी आती क्लास 1 to 8 के लिए। क्लास 1 to 8 के लिए 2 सेशन होने चाहिए 30 से 45 मिनट के बीच में, और उसके बीच में ब्रेक भी होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया क्लास 9 to 12 के लिए क्या कहते हैं 4 सेशन होंगे 30 से 45 मिनट के ईच, और बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक होगा। और इसमें ये भी कहा गया कि एक मैसेजिंग ग्रुप भी बनाना चाहिए, मैसेजिंग ग्रुप्स है जिसमें क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं शेयर कर सके टीचर भी और पेरेंट्स के पास आराम से पहुंच सके। इसमें भी कहा गया कि स्टूडेंट्स को जो टीचर को इंस्ट्रक्ट करना होगा स्टूडेंट को साइबर बुलिंग से जो दिक्कतें आती रहती, साइबर अटैक्स जो होते रहते हैं, जो बच्चों को परेशान करते जो होते रहते, साइबर बुलिंग होती है, उसके क्या कहते हैं उसको बारे में क्या कहते हैं टीचर्स को स्टूडेंट्स को बताना होगा कि उसकी तरफ ना फंस पाएँ, उस साइबर बुलिंग में ना फंसे, इसके लिए टीचर्स को उनको बताना होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ICMR चीफ रेजेस डाउट्स ओवर ड्रग्स। कि कुछ जो दवाएं हैं उनके ऊपर ICMR के जो चीफ हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ICMR के रिसेंट चीफ कौन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इस वक्त जो ICMR के चीफ है उन्होंने कहा है, उन्होंने डाउट दिखाया है कि कहते हैं ये जो इस वक्त ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं, जो कोविड पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इल हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कतें हो रही हैं क्या कहते हैं रिकवरी में, तो उनके लिए जो ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके ऊपर इन्होंने चिंता अपनी जताई है। चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आता है ICMR को हम लोग देख लेते हैं। ICMR एक एपेक्स बॉडी है जो देखती है फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च।
ये जो बायोमेडिकल रिसर्च की होती है उनके ऊपर प्रमोट करती है, उसको कोऑर्डिनेट करती है और उस पर फॉर्मुलेट भी करती है। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मेडिकल क्या कहते हैं लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरी दुनिया में। इसकी फंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसकी फंडिंग होती है। इसमें 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो ये सब देखते हैं, जैसे एड्स जैसी बीमारी, मलेरिया, डायरियल डिसीज जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो वाली डिसीज जो होती है उनके बारे में ये सब देखते हैं। जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो देखते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जो कुछ रीजन में डिसीज़ फैल रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में ये रीजनल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट होते हैं इसके वो देखते हैं। इसकी क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी क्या कहते हैं पूरा तरह रहती है, इसलिए ये नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में भी ये देखती है, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेज जो फैल रही हों पूरे देश में, या फर्टिलिटी कंट्रोल के बारे में, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ के बारे में, या कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर के बारे में, इन सब के बारे में भी डिसीजन अपना देती है, क्या कहते हैं कैसे से कंट्रोल किया जाए और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में ये डिसीजन अपना देती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स एंड रेस्क्यू वर्कर्स एट द फ्लडेड काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है और ये किस एनिमल के लिए फेमस है। ये किस एनिमल के लिए फेमस है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है HC टेल्स NCDC टू सबमिट रिजल्ट एनालिसिस ऑफ सीरियो सर्वे टुडे। ये जो NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनसे कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट अपनी बताए जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसके बारे में, जो जो दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था कि कितना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, उसके बारे में NCDC बताए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। चलिए देख लेते हैं NCDC के बारे में। NCDC formerly National Institute of Communicable Diseases has its origin at the Central Malaria Bureau established at कसौली हिमाचल प्रदेश। ये कहते हैं इसका ओरिजिन था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो था जो बना था कसौली में हिमाचल प्रदेश में 1909 में। इसे क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल विद अ लार्जर मैंडेट ऑफ कंट्रोलिंग इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीज इन 2009। कि जो इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिसीजेज हैं जो उस वक्त की थी 2009 में, उसके लिए इसे ट्रांसफॉर्म किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज था सिर्फ, इसके बाद इसमें कंट्रोल किया गया। इट फंक्शन एज अ नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर डिजीज सर्विलेंस, कि एक नोडल एजेंसी है जो देखती है, जो डिसीज़ सर्विलेंस के बारे में देखती है कि कितना स्प्रेड हो रहा है कोई भी डिसीज़ है और कितने ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो उसके बारे में देखती है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग स्पेशलाइज मैन पावर फॉर पब्लिक हेल्थ, क्या कहते हैं ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो देखती है पब्लिक हेल्थ के लिए, जो एक मैन पावर जनरेट करना पब्लिक हेल्थ के लिए, लेबोरेटरी साइंसेस के लिए, इंटरनल सर्विसेज के लिए, इन सब के लिए ये मैन पावर देती है। इसके मेजर फंक्शन है अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक ऑल ओवर द कंट्री, कि जो डिजीज़ आउटब्रेक हो रहा है पूरी कंट्री में वो कितना ज़्यादा फैल रहा है उसके बारे में जानकारी लेना। डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सबको जो सर्विसेज है डायग्नोज करने के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इंगेज इन जनरेशन डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज वेरियस एरियाज लाइक एपिडेमियोलॉजी, सर्विलेंस एंड लेबोरेटरी, ये जनरेशन क्या कहते हैं कई जनरेशन के लिए करना। द इंस्टीट्यूट इज अंडर क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। क्या कहते हैं ये पहले बना था कसौली हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल सेंटर था, नेशनल इंस्टीट्यूट था, उसके बाद इसे क्या कहते हैं फिर चेंज कर दिया गया था नेशनल सेंटर फॉर क्या कहते हैं डिसीज़ कंट्रोल, और इसका अब हेड क्वार्टर दिल्ली में है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ट्राई होल्ड टू एक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स। ये जो टेलीमार्केटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में कॉल आती रहती हैं कि कोई भी जैसे कंपनी का आपके पास है, मैं जियो है या वोडाफोन है या कोई भी है, एयरटेल है, तो आपके पास कॉल आती रहती है कि आप ये प्लान ले सकते हैं, आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। जो इस तरह की कॉल आती है यही होते हैं टेलीमार्केटर्स। ये जो फ़ोन कॉल्स पे जो टेलीमार्केटिंग करते हैं उन्हें ये कहते हैं टेलीमार्केटर्स। इसमें कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि वो एक्शन ले जो अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं वो आर एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ अनसॉलिसिटेड कमीशन। जो अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स होते हैं, जो कंपनी के होते हैं, ये तो रजिस्टर्ड होते हैं,
जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, कुछ लोगों की कॉल आती है जैसे कि जो अनरजिस्टर्ड वे में होता है, कोई ऐसी कंपनी जो बेच रहे होते हैं कि, तो इसमें यही बात की गई कि उनको खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वो कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड है, और वो जो प्रैंक जो स्पैम कॉल आती रहती हैं वो स्पैम दिखाता है, क्या कहते हैं, वही होते हैं अनरजिस्टर्ड वाले होते हैं कुछ उनमें से। तो वह उन्हीं के बारे में कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए कि वो इस तरह कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं किसी से। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ द टेलीकॉम बिजनेस इन इंडिया। ये इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 1997 में। एक एक्ट पास किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ्स के बारे में जो इंडिया में यूज़ होंगे उनके लिए ये किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है पूरा, क्या सेंट्रल को टेलीकॉम सर्विसेज पहले देखा जाता था, अब क्या कहते हैं इसके लिए अलग पूरा डिपार्टमेंट कर दिया गया है। मिशन ट्राइज मीन्स टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया। इसका मेन पर्पस है कि टेलीकम्युनिकेशन का ग्रोथ बनाना, कि और ग्रोथ करे और तरह से और फैले, जिससे और सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो सके। इसका ये मेन मोटिव है। वन ऑफ द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फैसिलिटेट्स फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। क्या कहते हैं, ये पूरा डिसीजन देती है जो ट्राई है, पूरा डिसीजन देती है जो टैरिफ्स आते हैं, इंटर कनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज एंड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इनके ऊपर ये डिसीजन ट्राई डिसीजन देती है। जितने भी ये सर्विसेज इस तरह की होती हैं उनके बारे में यही डिसीजन देती है। ये 2000 में जनवरी 2000 ट्राई वॉज अमेंडेड टू स्टैब्लिश द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल। कि कहते हैं ट्राई को अमेंड किया गया था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, एपलेट के लिए। क्या कहते हैं कि उस वक्त डिसीजन हो गया था कि एक डिस्प्यूट और लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसके बारे में इसको अमेंड किया गया था, कि उसके बीच में डिसीजन चेंज हुआ था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया लॉस इन फॉलिंग टू डेवलप द छाबा पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज अगेन। क्या कहते हैं कि इसमें कहा वही बताया गया कि जो छाबा पोर्ट जो था ईरान में जो बनना था, उसके जो इंडिया ने लॉस कर दी अपॉर्चुनिटी, वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, ऐसा इसमें कहा गया। और ये चाइना के लिए गेन हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए पहले देख लेते हैं छाबा पोर्ट के बारे में, उसके बाद इस एडिटोरियल को देखेंगे। छाबा पोर्ट, ये छाबा पोर्ट क्या ईरान छाबा पोर्ट लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान में बनाया गया था। ये एक ओशैनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री है। ये पोर्ट गिव्स एक्सेस टू एनर्जी रिच पर्शियन गल्फ नेशन। जो पर्शियन गल्फ नेशंस हैं उनको साउदर्न कोस्ट में, उनसे क्या कहते हैं ये इंडिया को कनेक्ट करता है बाय पाकिस्तान को बाईपास करके, कि पाकिस्तान को बिना जाए क्या कहते हैं इंडिया कनेक्ट कर सकता है ट्रेड वेज में पर्शियन गल्फ नेशंस के साथ। ये मेनली इसलिए है। ये छाबा पोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता था इंडिया के लिए, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान को हम बाईपास कर सकते थे, और जो कंट्री वेस्टर्न जो और भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम ट्रेड रिलेशन बना सकते थे। और ये इसमें ये भी कहा गया है कि छाबा पोर्ट विल बेनिफिशियल टू इंडिया इन काउंटरिंग चाइनीज़ प्रेजेंस इन अरेबियन सी। कि छाबा पोर्ट इसलिए भी यूज़फुल हो सकता था कि उससे अरेबियन सी में जो चाइना का कंट्रोल है उसको हम रोक सकते थे, इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया चाइना छाबर पोर्ट विल इंश्योर इन द एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। कि ये छाबर पोर्ट से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी एक पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी हो सकती थी, जिसके कारण और हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते थे और भी ट्रेड हो सकते थे, ऐसा इसमें कहा गया। कि इसमें यह भी कहा गया है फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव छाबा पोर्ट कुड बी यूज एज अ पॉइंट वेयर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कुड बी कोऑर्डिनेटेड। कि एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए आगे का एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने देखा कि एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था 2003 में, अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल बिटवीन ईरान एंड टाइज। 2003 में एक बना था दोनों के बीच में रिलेशन। क्या कहते हैं कि वो इंडियाज आउटरीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। इसलिए किया गया था कि रशिया और से जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए और एनर्जी सप्लाईज ट्रेड करने के लिए मेनली किया गया था, इंडिया ने किया था। फिर हमने देखा कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तेहरान में एक ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट पास किया। क्या ट्राइलेटरल एंड ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ, ईरानियन प्रेसिडेंट और अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे
उनके साथ ये साइन किया गया। एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास हुआ कि वो 10 ईयर्स की लीज देंगे टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स एंड 5 बर्ड्स की। 2 टर्मिनल्स और 5 बर्ड्स बनाने के लिए वो 10 साल की लीज देंगे ईरान को, ये छावा पोर्ट बनाने के लिए। ये लगभग 628 किलोमीटर रेल लाइन थी जो छावर टू जहेदैन थी, जो क्या कहते हैं अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ तक ये थी रेल लाइन, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें ये कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो चेंज हुआ है ये पूरा मेनली इसलिए भी हो सकता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ ईरान के साइड से, फिर उसके बाद इंडियन साइड से ये डिले किया गया, जो फंडिंग थे उसे डिले किया गया। तो ये भी कहा सकता है कि ये मेन हर्डल इसमें ये भी था कि अमेरिकन पेनाल्टीज़ भी लगा सकते हैं कि अमेरिका हाथ अपना पीछे खींच ले इंडिया से, तो ऐसा भी हो सकता है। तो शायद इसलिए भी रोक दिया गया है, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें भी कहा इंडियाज़ इनएबिलिटी टू जॉइन द रेगुलर प्रोजेक्ट द डिसीजन कैन ऑनली बी सीन एज अपॉर्चुनिटी, कि ये जो इनएबिलिटी है इंडिया की ये पूरी तरह से देखी जा सकती है कि एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी है। इसमें यह भी कहा गया ईरान क्लेम्स इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, कि ईरान का कहना है कि ये रेलवे बनाएंगे अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करके, ऐसा उनका कहना है। जो छाबर जयदेन प्रोजेक्ट है ये लगभग चाइना ने दिया है 25 साल के लिए, डील 25 साल की हुई है, $400 बिलियन दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये किया गया है। इसमें वही कहा गया, लास्ट में कंक्लूड किया कि इंडिया का लॉस चाइना का गेन हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी और चाइना ने इसकी कहते हैं हेल्प लेकर कि ये जान के कि इंडियन साइड फंड नहीं दे पा रहा है, तो चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया और उसे फंडिंग दे के अपने रिलेशन भी अच्छे कर लिए और अपॉर्चुनिटी भी गेन कर ली इन फ्यूचर कोई भी हेल्प मिले तो। अगला आता है, ये आता है द स्टैंड ऑफ इन चाइनाज इंडिया पॉलिसी डिलेमा। ये टोरे पढ़ने वाला नहीं है, पूरा उसी बारे में एक डिप्लोमेटिक वो दिया गया है कि क्या एक डिप्लोमेटिक आंसर है पूरा कि कैसा वो उधर के लोग सोचते हैं, कैसा हम लोग सोचते हैं, पूरा डिप्लोमेटिक है। इसमें पूरे में यही बताया गया जैसे कि देयर इज की आर्गुमेंट दैट चाइनाज इंडिया रिलेशन होल्ड नो ग्रेट प्रॉस्पेक्ट इन द करेंट इंटरनेशनल सिचुएशन, कि जो इंडिया चाइना रिलेशन रखते हैं उसमें कोई भी इंटरनेशनल सिचुएशन कोई भी नहीं है। इसलिए इसमें यह भी कहा गया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बीच दोनों के बीच में, ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया का क्वासी एलाय है यूएसए के साथ, कि वो कहते हैं वो उनकी तरफ यूएसए की तरफ ज़्यादा झुका है और उनकी ज़्यादा बात होती है उनसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है वायरल आउटरीच ओनली स्पाइक्स द डाटा, जो अगला एडिटर है वायरल आउटरीच ओनली स्पाइक्स द डाटा, ये भी हेल्पफुल नहीं, ये भी नहीं आज हम पढ़ेंगे। आज के लिए एक ही एडिटोरियल काफ़ी था, हम अगली न्यूज़ देखते हैं। ब्रिटेन बैन्स हुवाई फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क, कि जो ब्रिटेन है उसने हुवाई नेटवर्क अपने यहाँ जो हुवाई का था चाइनीज का था उसको बैन कर दिया कि हुवाई वहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना था। इसमें वही बताया गया कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे बैक ट्रैक्ड ऑन प्लान्स टू गिव चाइनीज टेलीकॉम कम्युनिकेशन हुवाई लिमिटेड रोल इन द यूके's न्यू हाई स्पीड मोबाइल फ़ोन नेटवर्क इन अ डिसीजन विद अ ब्रॉड इम्प्लीकेशन फॉर रिलेशन बिटवीन लंदन एंड बीजिंग। जो लंदन और बीजिंग के बीच में रिलेशन है उसके ही लिए ब्रिटेन ने उसको बैन कर दिया 5G नेटवर्क को, हुवाई का जो 5G नेटवर्क था उसको बैन कर दिया गया लंदन में, क्या कहते हैं यूके में, पूरे यूके में बैन कर दिया गया। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है 5G नेटवर्क, तो हम लोग 5G नेटवर्क देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हाउ इज़ 5G डिफरेंट फ्रॉम 4G, कि 5G यूटिलाइज करता है हायर रेडियो फ्रिक्वेंसीज लगभग 28 गीगाहर्ट्ज़ की, और 4G यूज़ करता है 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 2500 मेगाहर्ट्ज़ की। कि जो इसमें ये भी बताया गया, इसमें डिफरेंस ये भी हो सकता है कि 5G की जो स्पीड है एयर में बहुत ज़्यादा है, फास्टर स्पीड है, और क्या कहते हैं 4G की स्पीड लेस डाटा ट्रांसफ़र होता है 4G में 5G से। तीसरा हो सकता है इसका डिफरेंस 5G और 4G के बीच में कि 5G हैज़ लोअर लेटेंसी द डिले बिटवीन ट्रांसफर ऑफ डाटा बिगिंस फ्लोइंग इन इंटरसेक्शन, कि बहुत तेज़ी से वहाँ उसमें डाटा फ्लो करता है, जैसे 10 मिली सेकेंड्स डाटा क्या कहते हैं बहुत जल्दी फ्लो कर सकता है, इन बेस्ट केसेस 1 मिली सेकेंड्स भी है 5G में। लेकिन क्या कहते हैं 4G में बहुत ज़्यादा लेटेंसी है, उसमें 20 से 30 मिली सेकेंड्स यूज़ होता है 4G में, और क्या कहते हैं इसमें बेस्ट केस में 5G में 1 मिली सेकेंड और मिनिमम 10 मिली सेकेंड में डाटा फ्लो करता है। 5G टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है इंडिया के लिए?
हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया, कि ये हाई स्पीड एंड डिजिटल इंडिया के लिए कि 5G विल रिवोल्यूशनाइज द मोबाइल एक्सपीरियंस। कहते हैं कि 5G के कारण जितने वो मोबाइल एक्सपीरियंस हमारा वो चेंज होता है, क्योंकि तब स्पीड 10 to 20 वो Gbps आएगी। अब Mbps हम लोग सोचते हैं, अब Gbps आएगी स्पीड 5G में, तो ऐसा इसमें चेंज हो सकता है। दूसरा आता है कि बेटर गवर्नेंस, कि बेटर गवर्नेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर तीसरा आता है लो लेटेंसी। कहते हैं बेटर गवर्नेंस मतलब कि बेटर स्पीड होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो जो रेड टेपिज्म होता है उसके बाहर उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तीसरा आता है लो लेटेंसी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है 5G टेक्नोलॉजी का, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर द ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, कि कोई भी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। ये 5G जब आएगा तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, क्योंकि फिर जितनी भी कंपनियां से टेलीकॉम सर्विसेज वो लोग 5G फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर्स ढूंढेंगी, तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ये नेटवर्क कवरेज भी बढ़ाएगा, इन्हेंस नेटवर्क कवरेज भी करेगा, तो ये इसलिए भी हो सकता है इन्हेंस नेटवर्क कवरेज। ये इंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है, कि 55% ऑफ मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक ये इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री से आता है, ऐसा इनका मानना था। ये कहते हैं सिक्योरिटी भी इन्हेंस करेगा, कि इससे क्या कहते हैं सिक्योरिटी सर्विलेंस जो होते हैं उनमें भी ये हेल्प करेगा ऐसा 5G, ऐसे इसमें कहा गया है। लॉजिस्टिक्स एंड शॉपिंग में क्या आएगा, जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट में, स्टाफ शेड्यूलिंग में, या डिलीवरी ट्रैकिंग या रिपोर्टिंग में, इन सब में यूज़ हो सकता है। स्मार्ट सिटीज़ में, जैसे जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं उनमें जो ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए या लोकल एरिया ब्रॉडकास्टिंग हो गई, तो उनमें ये 5G टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चाइना मेकिंग डीप इनरोड्स इनटू ईरान, क्या कहते हैं चाइना ने एक डीप इनरोड्स बना लिया ईरान तक, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। इसमें यह वही बताया गया कि जैसे हमने पहले भी देखा है, एडिटोरियल में देखा कि उन्होंने 400 बिलियन दिया है ईरान को उनके रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जो छाबर टू जहरान प्रोजेक्ट है उनका रेलवे लाइन का, उसके लिए उन्होंने 400 बिलियन दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकनॉमी और पूरा कनेक्टिविटी के लिए पूरा $400 बिलियन डील हुई है, 25 साल की लीज पर दिया गया है इतना पैसा। ये क्या कहते हैं इसमें ये भी लास्ट में कहा गया है कि ये हो सकता है कि जैसे हमने देखा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकी है, तो क्या कहते हैं वो अमेरिकन कंट्रोल उनके ऊपर ज़्यादा इंडिया का, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया कि ईरान ने 17 साल तक वेट किया है, अब वो उन्हें ज़रूरत थी, तो इंडिया कहते हैं आई थिंक इंडिया हैज़ लॉट आउट वेरी बैडली, कि अब 17 साल तक वेट किया लेकिन जब उन्हें फ़ंड नहीं मिल पाया तो अब वो नहीं चाहते, और चाइना ने उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लिया, तो अब वो क्यों चाहेंगे कि इंडिया उनके साथ रहे, तो इंडिया ने काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, ऐसा इसमें कहा गया। अगली न्यूज़ आती है हेगिया सोफिया विल बी ओपन आउटसाइड प्रेयर टाइम, की जैसे हमने देखा कि हेगिया सोफिया जो म्यूज़ियम था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है मॉस्क में, तो यही बात इसमें बताया गया कि विल बी ओपन, कि वहाँ पे भी जो प्रेयर टाइम होगा वो ओपन में हुआ होगा, ऐसा इसमें कहा गया। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है WI इन्फ्लेशन स्लोज फॉर 3rd month इन रो। ये जो WI इन्फ्लेशन होता है वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो तीसरे महीने डिक्लाइन में आया है, उसको स्लो किया है उसका रेट, तो ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए देख लेते हैं कि WPI होता क्या है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो होता है WPI। ये बताता है प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स, जो होलसेल गुड्स होते हैं उनके एक बास्केट का प्राइस ये बताता है। ये कहते हैं देखता है फोकसेस ऑन द प्राइस ऑफ गुड दैट आर ट्रेडेड बिटवीन कॉर्पोरेशन, ये मेनली उन गुड्स को देखता है जो कॉर्पोरेशन के बीच में ट्रेड किए जाते हैं कि इधर से उधर। इट डज नॉट कंसंट्रेट ऑन गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर, जो गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा उनको ये नहीं देखता, उनके लिए ये नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मॉनिटरिंग प्राइस ड्रिफ्ट दैट रिफ्लेक्ट डिमांड एंड सप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये मेनली वही देखता है कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो प्राइस ड्रिफ्ट्स होते हैं उसको कहते हैं कैसे कंट्रोल करना, कि देखना कि उनमें कोई दिक्कतें नहीं है, तो उनके बारे में ये देखता है। ये एसेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं इकोनॉमी, कि ये देखना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों कंडीशन जो इकोनॉमी के लिए हैं उनके बारे में ये देखता है।
फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में क्या है कि WPI एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये देखते हैं इन्फ्लेशन रेट्स। ये इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये रिलीज़ किए जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो होते हैं उन क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस हायर इन्फ्लेमेशन ऑफ 13 सितंबर 1974। जो इन्फ्लेशन रेट था सबसे ज़्यादा 34.68 था 1974 में। उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ और सबसे कम देखा गया था 1976 में -11.3% 1976 में देखा गया था। काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन था और सोचने की बात है कि इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों था। आप क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कंज्यूमर क्या कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में एक डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और क्या कहते हैं आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। एक टेलीग्राम ग्रुप या एक व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे ऑडियंस बढ़े और कमेंट करें लोगों। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।